हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आई आशीष तिवारी वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल जनजी स्टोरी, जहां पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से सेल चैप्टर के बारे में। जैसा कि हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, पार्ट 1 में हमने सेल के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। सेल क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, किसने क्या डिस्कवरी की और किसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया सेल के डिस्कवरी या उसके और रिसर्च या उसके पार्ट को समझने के लिए। आज हम पढ़ेंगे सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को, कि सेल के पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कौन सा कंपोनेंट वहां पे कौन सा रोल प्ले करता है सेल को उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि टर्म मुझको यहाँ पे सजेशन देता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इफ दे हैव सेल वॉल। इफ दे हैव सेल वॉल, ध्यान देना इस बात को। ये बोल रहा है भाई कि सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की लेयर होती है सेल की, अगर उनके पास सेल वॉल नाम की चीज है तो। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो सारे सेल हैं, जितने टाइप के सेल इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, सबके पास सेल वॉल हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का प्रोटेक्शन या अपने आप को ऑलरेडी किसी सेफ जगह पर रख सकता है बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाने के लिए, भाई उनको क्या आवश्यकता है सेल वॉल की। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, वो जानते हैं कि भाई मैं अपने आप को एक शेल्टर, एक घर में रख सकता हूँ बाहर के कंडीशन से बचाने के लिए। तो जब उनकी बॉडी ऑलरेडी सेफ कंडीशन में है तो उनको सेल वॉल क्यों चाहिए? इसलिए क्या होता है, जो एनिमल्स है ना, जो एनिमल्स हैं उनको सेल वॉल की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उनके सेल के पास सेल वॉल वहां पे एब्सेंट होता है, राइट। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं कि जो प्लांट है, जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, क्या वो घर में रहते हैं? क्या वो आपकी तरह अच्छी अच्छी कोठी, अच्छे अच्छे बंगले बना के उसके अंदर रहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए अपना शेल्टर, अपना घर नहीं बना सकते, अपने आप को सेफ बाउंड्री में नहीं रख सकते, तो उनकी बॉडी इस बात को जानती है कि अगर मुझे अपने सेल को सेफ्टी और प्रोटेक्शन देना है तो मुझे अपने सेल को एक वॉल, सेल वॉल देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसीलिए क्या होता है कि जितने भी प्लांट है, फंजाई है या बैक्टीरिया है, इन सब की बॉडी के सेल के पास सेल वॉल होता है ताकि वो अपनी बॉडी के सेल का प्रोटेक्शन कर पाए। ठीक है, अब भाई सेल वॉल क्या है? सेल वॉल मैंने बोला कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, अगर उनके पास सेल वॉल है तो। अदरवाइज क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन वहां पे एक्ट करता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ दिस सेल। अब यहाँ पे जो सेल वॉल है सबसे बाहर की बाउंड्री है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोला मैंने, एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया। देखो, जितने बैक्टीरिया हैं उनके पास सेल वॉल होता है, लेकिन सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल हो मैं ऐसा नहीं बोलता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो अब मेरे मन में एक सवाल आता है, सर ये बताओ, जैसे मेरे घर का जो वॉल है या जो मेरे दोस्त के घर का वॉल है, जो रामू के घर का वॉल है, जो श्यामू के घर का वॉल है, जो रोहन मोहन के घर का वॉल है, सर उनका जो मेकअप है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। सर वो ब्रिक, ईंट से बने हैं, सीमेंट से बने हैं, डस्ट से बने हैं, सर वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। तो सर ऐसी जो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया है, जो सेल वॉल ऑफ द प्लांट है, जो सेल वॉल ऑफ द फंगस है, क्या इन सारे सेल के जो वॉल है क्या वो भी एक ही टाइप के मटेरियल से बनते हैं या उसमें कोई डिफरेंस होता है? अब यहाँ पे समझिए, हमने रिसर्च में ये पाया भाई जो सेल वॉल बैक्टीरिया का है, जो सेल वॉल प्लांट का है, जो सेल वॉल फंगस का है, वो सारे एक जैसे नहीं होते। इनके मटेरियल में जो इनको बनाता है उसमें डिफरेंस होता है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, बहुत ध्यान से इससे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। प्लांट का जो सेल वॉल है ना, ये बनता है सेलुलोज से। सेलुलोज एक केमिकल का नाम है जो कि क्या है, किससे बिलोंग करता है? तो आप चाहो तो लिख लो, जो बिलोंग करता है किससे? पॉलीसेकेराइड। किससे बिलोंग करता है बेटा? ये पॉलीसेकेराइड से बिलोंग करता है। ठीक है, आई नो ये बहुत भारी सा शब्द आएगा, अरे सर आपने बहुत भारी शब्द फेंक दिया हमारे ऊपर, ये क्या है? तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, राइट। अगर आपने इसको याद कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपने हल्का सा अपने लेवल से एडवांस बातें याद कर ली। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल बनता है सेलुलोज नाम के केमिकल से। अब वैसे हम बात करते हैं भाई फंजाई का, कि सर फंगस का सेल वॉल किससे बनता है? तो मुझको ये मिला, जो फंगस का सेल वॉल है बेटा वो काइटिन, चिटिन मत बोल देना इसको, चिटिन नहीं है, ये काइटिन है। ठीक है, ये काइटिन नाम के केमिकल से बनता है। और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनता है? ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम सेल वॉल का है।
ये प्लांट के सेल वॉल को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आपको लगता है कि बहुत ही सिंपल वॉल होती है, बट आप यहाँ पे देखो डायग्राम में कितना कॉम्प्लेक्स केमिकल से बना होता है। ठीक है, तो ये प्लांट के सेल वॉल को यहाँ पे शो किया है। ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस और केमिकल कंपोजिशन से बना होता है। ओके, अब कहोगे सर ये तो बताओ कि सर इसका फंक्शन क्या है, सर सेल वॉल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्यों है सेल के पास। तो एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, यहाँ दोबारा देख लेते हैं इस बात को। इट मेंटेन द शेप ऑफ दिस सेल। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मान लो हमारे घर का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका एक शेप फिक्स है कि ऐसे 4 दीवार है, इतना फ्लोर है, बेटा इसका शेप चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग और रिजिड सेल वॉल है। वैसी जो प्लांट सेल है, वैसे जो प्लांट के सेल होते हैं, इनका शेप चेंज ना हो, ये अपने शेप को मेंटेन कर पाए, इसीलिए क्या होता है, इनके पास एक रिजिड मजबूत सेल वॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल का पहला फंक्शन क्या है कि ये शेप को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा देखते हैं दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू दिस सेल। अब भाई सेल को बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन देने के लिए, सेफ्टी देने के लिए इनके पास सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है कि ये सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करें, उसको बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचा के रखें। ठीक है, नाउ दे प्रिवेंट दिस सेल फ्रॉम गेटिंग बर्स्ट इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये देखो बहुत प्यारा सा, ये देखो बहुत प्यारी सी बात है। बेटा मान लो कि मैंने बोला यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर बेटा क्या, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत से ऐसे प्लांट है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि पानी में रहते हैं, उसे बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये सब। ठीक है, अब जब वो पानी में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो पानी का जो सराउंडिंग है, जो उनका इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बेटा पानी की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा होती है उनकी सेल की तुलना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि बाहर से पानी उनके सेल के अंदर एंटर करेगा, और जब पानी उनके सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल क्या होगा, फूलेगा फूलेगा फूलेगा, एक्सपेंड करेगा। और ऐसा हो सकता है कि जब पानी कुछ ज्यादा आ जाए, जैसे बलून में आप पानी भरते हो, बलून फट जाता है एक टाइम पे, वैसे उनका सेल भी बर्स्ट फट सकता है। अब सेल यहाँ पे फटे ना, तो सेल को फटने से बचाने के लिए उनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल बोलता है भाई बात ऐसी है, मैं इसको इतना ही एक्सपेंड होने दूंगा, इसके बाद ये और एक्सपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे रिजिड वॉल हूं और मैं इसको प्रोटेक्शन देने वाला हूं। ठीक है, तो जब कोई आपका सेल एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तो पानी में वो पानी के एंट्री करने की वजह से फट ना जाए, इसलिए क्या होता है, उसके पास सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। राइट, तो ये हो गया सेल वॉल के फंक्शन कि सेल वॉल क्या रोल प्ले करते हैं सेल के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद प्लाज्मोलाइसिस। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार टॉपिक। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर एक चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो इसे आप ध्यान से कॉपी कलम लेके लिख लो अच्छे से। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस बेटा जैसा टर्म बता रहा है मुझको कि इसका रिलेशन पक्का कुछ ना कुछ तो साइटोप्लाज्म से होगा। पक्का इसका रिलेशन किससे, इसका रिलेशन साइटोप्लाज्म से होगा। अब देखते हैं क्या होता है। The phenomena of shrinkage of the cell content away from the cell wall of a plant cell is called plasmolysis। एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या होता है भाई, जहां पे ये होता है कि जो सेल का सेलुलर कंटेंट है, जो उसका साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो बेटा क्या होता है, उसके सेल वॉल से श्रिंक होकर उससे दूर चल जाता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, क्या इसकी वजह है, सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। ये आपके सामने प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट वाला एरिया, ये है इसका वैक्यूल। क्या है इसके पास, है वैक्यूल है, ये इसका वैक्यूल हो गया। और बेटा ये जो ग्रीन पार्ट है, ये क्या है, यहाँ पे ये पूरा साइटोप्लाज्म, क्या है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। रेड से मैंने सेल वॉल बना दिया। अब बहुत ध्यान से सुनो, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है। ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी का मूवमेंट करना फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या हुआ। लेट सपोज मैंने इस सेल को रखा ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन में जहां पर जो इसका सराउंडिंग है, यहाँ पे जो पानी की मात्रा है, यहाँ पे जो पानी की मात्रा है, वो पानी की मात्रा सेल के साइटोप्लाज्म की तुलना कम है। मैंने क्या बोला, जहां पे सेल को मैंने रखा उस सराउंडिंग में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, जो वाटर का यहाँ पे अमाउंट है ना, इस सेल की तुलना क्या है, कम है। ठीक है, मैं जानता हूं भाई पानी को जैसी मौका मिलता है ज्यादा से कम की ओर जाने का, पानी वहां पे अपना मूवमेंट कर लेता है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस हो गया। अब मैंने बोला भाई सेल की तुलना पानी बाहर कम है, मीन सेल के पास पानी ज्यादा होगा। अब जैसे सेल के पास पानी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर का मूवमेंट है ना, वो क्या होगा कि सेल से पानी बाहर की ओर मूव करेगा, सेल से पानी बाहर की ओर मूव करेगा।
अब जब सेल से पानी बाहर की ओर मूव कर गया ऑस्मोसिस की वजह से, तो क्या सेल के पास जो अंदर कंटेंट मात्रा ऑफ साइटोप्लाज्म था क्या वो बराबर बचा? नहीं, वो कम हो गया। भाई जब सेल से पानी बाहर निकल गया तो सेल के अंदर से अपना मटेरियल बाहर गया ना, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम हो गया। अब जब सेल में साइटोप्लाज्म कम हो गया तो अब ये क्या होता है कि इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो कम होने की वजह से क्या होता है, वो सिकुड़ के श्रिंक होके छोटा हो जाता है। अब सेल वॉल क्या बोलता है? भी सेल वॉल बोलता है मैं तो रिजिड हूं, मैं तो अपने शेप को चेंज नहीं करूंगा, मैं जैसा पहले था मैं बिल्कुल वैसी के वैसी रहूंगा। साइटोप्लाज्म आप तो फ्लेक्सिबल हो, आप फ्लूइड जैसे हो, तो आप बेशक कम होने की वजह से अपने आप को श्रिंक करके कम एरिया में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये देखो सेल वॉल से श्रिंक होकर दूर चला गया। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास से पानी का लॉस हो गया, इसे बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, पानी का सेल के अंदर से मूव करके बाहर निकल जाना, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम हो जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेल वॉल से सिकुड़ के श्रिंक होके दूर चल जाता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो गया। मैंने क्या बोला कि साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट का सेल वॉल से दूर चल जाना, श्रिंक होने के बाद इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस है। अगर सेल वॉल ही नहीं है तो साइटोप्लाज्म किससे दूर जाएगा? ऑब्वियसली बात हो, वो जब सेल वॉल वहां पे है ही नहीं तो प्लाज्मोलाइसिस कैसे होगा? क्योंकि सेल वॉल से साइटोप्लाज्म का दूर होना, इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस हो गया। जब सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोलाइसिस कैसे होगा? इसीलिए क्या होता है कि जो एनिमल सेल है जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस नहीं देखा जाता, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है। ये हमेशा होता है कहाँ पे? प्लांट सेल के साथ ये हमेशा होता है, अगर उसको आपने रखा ऐसे माहौल में जहां पे सराउंडिंग में पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान देना। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और पिन कर देता हूं। मैंने बोला कि मैंने सेल को ऐसे कंडीशन में रखा जहां पे बाहर पानी की मात्रा कम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल का अपना खुद का साइटोप्लाज्म बाहर चल जाता है, उसमें से पानी बाहर चल जाता है। ये बताओ कि जहां पे बाहर पानी की मात्रा कम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि अगर आपने सेल को किसी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखा तो उसके साथ क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? उसके साथ होगा प्लाज्मोलाइसिस। क्या होगा उसके साथ? उसके साथ प्लाज्मोलाइसिस होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, एक ऐसी बाउंड्री जो फ्लेक्सिबल है और वो साइटोप्लाज्म को चारों ओर से क्लोज करती है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ दिस सेल इफ सेल लैक्स सेल वॉल। अगर उसके पास सेल वॉल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर सेल वॉल होता है। अगर वहां पे सेल वॉल एब्सेंट है, उस केस में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज द outermost boundary of the cell which cover the or which enclose the entire cytoplasmic content of the cell, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर। अब ये हमारे मन में सवाल आया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जैसे हमने सेल वॉल की बात की, सेल्यूलोज से बना है, काइटिन से बना है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, वैसे मन में सवाल आया कि यार ये तो बताओ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, कौन सा केमिकल बनाता है, कैसा नेचर होता है। तो अब इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे इसके बारे में हाइपोथेसिस आए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होता है, वैसा होता है, इस तरह का होता है, उस तरह का होता है, बट लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजों को एक्सप्लेन करे वही एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखते हैं क्या हुआ। तो भाई निकोलसन एंड सिंगर नाम के दो भैया यहाँ पर आए। वो क्या बोले? वो 1972 में क्या बोले कि बात ऐसी है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो जो मेम्ब्रेन की वॉल एक लेयर है वो बहुत रिजिड नहीं होती, वो फ्लूइड जैसी होती है, ठीक है। वो अपना शेप, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। तो उन्होंने प्रपोज किया क्या? उन्होंने प्रपोज किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उनका ये बोलना था जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका नेचर कैसा? उसका नेचर क्वासी फ्लूइड। ध्यान से इस बात को नोट कर लेना बेटा, उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड बोले ना तो पूरा फ्लूइड है ना ही पूरा वो सॉलिड है, वो फ्लूइड जैसा और कुछ सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या बोले इसके बाद? इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर अटैच ऑन द सरफेस एंड एम्बेडेड इन इट। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने क्या बोला? जो प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन है ना, ये फ्लूइड टाइप का एक लेयर है जो कि फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से बनता है, इसे बोलते हैं बाइलेयर। आप यहाँ पे देख पाओगे, बहुत ध्यान से देखो,
ये सामने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे एक ये जो लेयर है जहां पे आपको दिखेगा कि ऐसे गोल गोल बहुत सारे गोल गोल हैं, इस गोल गोल से यहाँ पे दिखेगा आपको भाई ऐसे पूंछ टेल निकली पड़ी है। आप देखो सेम चीज नीचे भी है, यहाँ भी गोल गोल बहुत सारे स्ट्रक्चर है और इनसे ऐसे देखो टेल निकला हुआ है। तो उन्होंने बोला भाई कि ये दो एक जैसी लेयर से बनता है। वो लेयर कुछ ऐसा होता है कि उसमें एक हेड होता है गोल सा और नीचे उसके टेल निकला होता है, नीचे उसके टेल निकला होता है। तो इसे इन्होंने क्या बोला कि ये जो हेड वाला पार्ट है ना, जो हेड वाला पार्ट है ये बेटा क्या, ये बनता है फॉस्फेट। किससे बनता है ये? फॉस्फेट से बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोले, जो टेल वाला पार्ट है ना, टेल वाला पार्ट बनता है किससे? लिपिड से बनता है। तो इन्होंने इसको नाम दिया फॉस्फोलिपिड। क्या बोला इन्होंने? फॉस्फोलिपिड। और ये बोले कि ये ऐसी दो लेयर होती है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल कि फॉस्फोलिपिड बाई मतलब दो होता है, बाई लेयर से बना होता है, ठीक है। अब हमको क्या मिला कि ये ओनली फॉस्फोलिपिड से नहीं बना भाई। आप ध्यान से देखो, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि भाई इसमें बहुत सारे, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ग्रीन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर ये आपको दिख रहा है रेड सा स्ट्रक्चर है, फिर आप यहाँ पे देख पाओ ग्रीन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे देख पाओगे आप ऐसा एक और किडनी और राजमा जैसा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ये बोले कि ना इस फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे लगे होते हैं। अब कुछ यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन के बाहर बाहर ऐसे लगे होते हैं, और कुछ यहाँ प्रोटीन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन ऐसे धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसी बात को यहाँ समझाया क्या, इन्होंने इसी बात को समझाया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे प्रोटीन अटैच होते हैं ऑन दी सरफेस, या फिर वो उसमें एम्बेडेड धसे होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये बात समझ आती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, जिस फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन वहां पे एम्बेडेड होता है, वहां पे धसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोली गई है, इसका नेचर क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसे वर्क करता है। तो ये होता है सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल। अब जैसा यहाँ पे टर्म मुझको आइडिया दे रहा है भाई, सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल, प्यार से पढ़ो इसको, परमिएबल मीन्स जो कि परमिशन देने के एबल, लायक है, परमिशन देने के एबल है, लायक है, ठीक है। लेकिन कैसे? सिलेक्टिवली या सेमी, मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही परमिशन देने के एबल होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपका सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। ये सारे सब्सटेंस को परमिशन नहीं देता कि आप मेरे अक्रॉस एक्सचेंज आप आ जा सकते हो, ठीक है। ये बोलता है भाई जो सिलेक्टिव सब्सटेंस है मैं बस उसको परमिशन दूंगा मेरे अक्रॉस आने जाने के लिए या फिर एक्सचेंज होने के लिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना इस बात का कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, या सेमी परमिएबल बोलते हैं इसको हम, जो सिलेक्टिव सब्सटेंस को परमिशन देता है अपने अक्रॉस एक्सचेंज होने के लिए। अब हमें समझना है जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे एक बात समझाओ, अगर मान लो यहाँ पे ये एक सेल मेम्ब्रेन है, राइट, और मेरे पास इसके अंदर ये सेलुलर कंटेंट भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। अगर हमारे पास ये मेम्ब्रेन नहीं होता, अगर ये मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होता, तो मेरे ख्याल से मेम्ब्रेन ना होने की वजह से जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ये हमारा एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गया, ऐसे बिखर गया। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि सेपरेट करता है सेल के कंटेंट को फ्रॉम द आउटरमोस्ट एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि सेल के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है, ताकि जो भी सेल में रिएक्शन हो वो अंदर बिना किसी डिस्टर्बेंस के अच्छे से हो पाए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई चीज हमारे सेल की बाउंड्री बनाता है तो वो इस बात को भी ध्यान में रखता है कि सेल के अंदर क्या सब्सटेंस आना चाहिए और क्या सब्सटेंस सेल से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सेल से सब्सटेंस के एक्सचेंज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आती है भाई, ये जो सब्सटेंस एक्सचेंज करता है, ये जो सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ये सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं। तो ये सब्सटेंस अनडाउटली, ये सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, ये सब्सटेंस वाटर या लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, और ये सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब समझना है कि ये क्या सबको एक तरीके से एक्सचेंज करता है या उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो आप देखिए, जो भी गैसियस सब्सटेंस है, बेटा गैस सिंपल सी बात बोलता है भाई मुझे हल्की सी ओपनिंग दो, मैं आराम से वहां पे लीक हो सकता हूँ, आराम से वहां से लीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो बेटा जो भी गैसियस सब्सटेंस है तो हमेशा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस
बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एनर्जी को खर्च किए ये आराम से क्या होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन, कहां से, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, डिफ्यूज, क्या करते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन गैसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस एक्सचेंज करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई गैस सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर उसकी मात्रा कम है तो गैस अपने आप सेल से बाहर निकल जाता है, और अगर कोई गैस सेल के बाहर ज्यादा है, अगर कोई गैस सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है तो गैस अपने आप बाहर से सेल के अंदर मूव कर जाती है। तो गैस सिंपली डिफ्यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की। ठीक है भाई, वाटर बोलता है भाई देखो बात ऐसी है, मुझे सेल के अक्रॉस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बोलता है भाई मुझे सेल के अक्रॉस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेल का मेन कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म का, वो भाई मैं ही तो बनाता हूँ। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक पानी से बना हुआ जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अगर पानी नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म कैसे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। और बोला देखो जब भी सेल अपने आप को ग्रो करता है ना, मान लो पहले सेल इतने साइज का है तो इसके पास साइटोप्लाज्म इतने हिसाब से है। अब लेट से मैंने क्या बोला, सेल ने ग्रो किया, सेल ने ग्रोथ किया, ठीक है, और सेल ग्रो करके इतने साइज को अपने साइज को इतना बड़ा बनाता है। अब ये बताओ जब सेल इतना बड़ा बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको इतना साइटोप्लाज्म और चाहिए ना अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। तो जब साइटोप्लाज्म को बनाएगा तो उसको पानी चाहिए होगा। सो पानी का सेल के अक्रॉस मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पानी कैसे मूव करता है। बड़ा सेल के पास जो मेम्ब्रेन है, सुनना बहुत ध्यान से, मेम्ब्रेन बनता है फॉस्फोलिपिड। किससे बनता है, मेम्ब्रेन बनता है भाई फॉस्फोलिपिड से। और जैसा कि यहाँ पे टर्म आया लिपिड, लिपिड क्या होता है, लिपिड आपका फैट और लिपिड कुछ फैटी सब्सटेंस होते हैं। आप जानते हो इस बात को कि भाई फैट और लिपिड पानी में मिक्स नहीं हो सकते, पानी में वो सोल्यूबलाइज नहीं हो सकते। अब सेल बोलता है भाई, मेम्ब्रेन बोलता है मैं तो लिपिड से बना हूं, मैं तो फैटी सब्सटेंस का हूं, पानी आप कैसे आओगे, मैं तो आपको मिक्स करूंगा ही नहीं। अब इसलिए क्या होता है, पानी बोलता है भाई मुझे तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर। इसलिए क्या होता है, अब इस सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे लगे होते हैं, क्या, बहुत सारे यहाँ पे लगे होते हैं गेट, जो कि पानी को एंट्री दिलाने में हेल्प करते हैं। तो अब पानी क्या करता है कि वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है मेम्ब्रेन की सहायता से, उसमें लगे गेट की सहायता से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर का मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और विद द हेल्प ऑफ द गेट जो कि मेम्ब्रेन में लगे होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इस गेट को हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे गेट को एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वापोरिन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पानी के मूवमेंट को असिस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द एक्वापोरिन गेट। ठीक है, और ये ऑस्मोसिस की वजह से हो पाते हैं। अब इसके बाद जो सॉलिड सब्सटेंस है वो मेम्ब्रेन में कैसे आएगा, तो आपके सामने एक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, सेल उसको अपटेक करता है मेम्ब्रेन की हेल्प लेके बाय द प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं भाई, सॉलिड सब्सटेंस कैसे लिया जाएगा, सॉलिड को लिया जाता है एंडोसाइटोसिस। किससे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई सॉलिड सब्सटेंस सेल के या कोई भी सब्सटेंस सेल के एंडोमिस अंदर मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से। अब देखो लेट्स से यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस है, यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस है। जैसे सेल देखता है कि आसपास कोई सॉलिड सब्सटेंस है और मुझे इसे खाना है, बेटा वो ना देखो ध्यान से देखो, ये उसका मेम्ब्रेन ऐसे है, बेटा उसने अपने मेम्ब्रेन का शेप ऐसे चेंज कर लिया ताकि वो सब्सटेंस यहाँ पे एडजस्ट हो पाए। अब ये सब्सटेंस यहाँ पे अंदर आता है, अब वो मेम्ब्रेन को बाद में बंद कर लेता है। जैसे मेम्ब्रेन को बाद में बंद कर लेगा तो देखो एक मेम्ब्रेन के वेसिकल के अंदर पैक होकर सेल के अंदर चल जाता है। ठीक है, तो सेल किसी सब्सटेंस को जो सॉलिड है उसको अपनी बॉडी में इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद मजा आ रहा है, समझ रहे हो, पूरा फंडा क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन। अब जो सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, बेटे ट्रांसपोर्टेशन जो हमने बोला मेम्ब्रेन करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। अब मैं कैसे समझू एक्टिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब क्या है भाई। एक बात बताओ, अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आप एक्टिवली काम करते हो, तो आप मुझे बता दो कि क्या आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है या नहीं। बिल्कुल सर, एनर्जी खर्च बहुत होती है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी काम एक्टिवली परफॉर्म करोगे तो आप एनर्जी खर्च करोगे। तो इसीलिए आपको ऐसे याद करना है कि सेल जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है तो वो भी एनर्जी को खर्च करता है एटीपी के फॉर्म में।
बट जब सेल किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करता है पैसिवली तो वहां पे एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन, अब जैसे एनर्जी खर्च हो रहा है तो अब जहां पे एनर्जी खर्च होगा ना बेटा, वहां पे क्या होता है कि वो अपने मन से काम करता है, कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे कोई चीज ज्यादा है कहाँ पे कोई चीज कम है, मैं अगर एनर्जी खर्च करूंगा तो मेरा जैसा मन करेगा वैसे मूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जब मूवमेंट होता है ना तो ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब कि वो लो से हाई की ओर मूव कराता है। देखो ऐसा क्यों बेटा, कोई भी चीज मूव करना चाहती है हाई से लो की ओर, आप सब जानते हो कोई भी चीज मूव करना चाहती है हाई से लो की ओर। अगर आपने कहीं पानी फैला दिया तो पानी जहां पे आपने फैलाया वहां पानी बहुत ज्यादा है, तो आपने देखा होगा पानी अपने आप ना आसपास ऐसे फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो आसपास का एरिया वहां पानी नहीं होता या पानी बहुत कम होता है, और जहां पे पानी गिरा है वहां पानी बहुत सारा मात्रा में है, इसलिए क्या होता है पानी वहां से मूव कर जाता है ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर। उसी तरह कोई भी सब्सटेंस चाहता है हमेशा हाई से लो की ओर मूव करना, लेकिन जब एनर्जी खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो एक्टिव में क्या होता है कि वो उसको उल्टा करता है, वो लो से हाई की ओर मूव कराता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जहां पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, जहां पे एनर्जी खर्च हो ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे चीजें मूव करती हैं हाई से लो की ओर, जैसा यूजुअली होते रहता है, ठीक है। अब इसके बाद अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं। तो जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पे कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो कि एनर्जी को यूज करके तोड़ के सामान को या किसी सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पे भाई हो सकता है प्रोटीन की आवश्यकता पड़े, हो सकता है प्रोटीन की आवश्यकता ना भी पड़े, या हो सकता है वहां पे किसी चैनल की आवश्यकता हो। तो पैसिव में कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है, चैनल की आवश्यकता भी वहां पे रिक्वायर्ड हो सकती है, या फिर वहां पे सिंपल डिफ्यूजन बिना किसी प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। इसके बाद स्पीड की बात करते हैं। तो जहां पे एनर्जी खर्च हो रहा है तो पहले एटीपी आएगा, एटीपी टूटेगा, फिर एटीपी वहां पे एनर्जी को रिलीज करेगा, तब जाके वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये टाइम लगता है, यहाँ पे स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन जहां पे भाई एनर्जी खर्च नहीं होना, चुपचाप उसको एकदम झट से मूव कर जाना है, वहां पे क्या होता है कि वो फास्ट होता है, कहता है मुझे एनर्जी खर्च करना ही नहीं है तो मैं आराम से ज्यादा से कम की ओर झट से मूव कर जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रेज करता है, जहां पे एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, प्रोटॉन पंप होता है, इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जैसे कि ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट हो गया, डिफ्यूजन सिंपल गैस का मूवमेंट हो गया, यहाँ पे किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे ये पैसिवली मूव कर जाता है, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं इसके बाद। अब देखिए सॉल्यूशन। ओके बेटा कहोगे सर ये सॉल्यूशन कहां से आ गया, सर केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ाते पढ़ाते आप बायो पढ़ा रहे थे यार, आप केमिस्ट्री में आ गए, तो ये कैसे हो गया? ये बिल्कुल यहाँ पे सही हुआ जो भी हुआ। देखिए कैसे बेटा, हमने कुछ देर पहले किया ना कि ऑस्मोसिस होता है। अब ऑस्मोसिस जब होता है तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि जो सेल है सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है भाई, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस एंड वाटर ना, तो ये भी एज ए सॉल्यूशन यहाँ पे बिहेव करता है। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, राइट। अब जो साइटोप्लाज्म सेल के पास है ये भी एक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। और मान लो सेल जहां रखा हुआ है उसके सराउंडिंग में भी क्या है, उसके सराउंडिंग में भी वाटर अवेलेबल होगा। भाई आपकी बॉडी में वाटर अवेलेबल है ना, आपकी बॉडी में पानी भरा हुआ है, एनिमल्स की बॉडी में पानी भरा हुआ है, प्लांट की बॉडी में पानी है। तो सिंपल सी बात है, लेट से मैंने क्या बोला कि ये मान लो यहाँ पे एक सेल रखा हुआ है, सेल के अंदर क्या है भाई, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है, पानी का एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन जैसा एक कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हमें इस बात को समझना है कि अगर मैं सेल को किसी इन्वायरमेंट में रखता हूँ तो वहां पे सेल के साथ क्या होने वाला है, सेल का साइटोप्लाज्म सेम रहेगा या फिर उसमें कोई बदलाव आने वाला है। जैसा आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर आपकी मम्मा या आप रात को पानी में चने को भिगो दो, चना जो घोड़े खाते हैं आप भी खाते हो, ठीक है। तो अगर आप पानी में चने को भिगो दो, या पानी में जो होता है किशमिश जो होता है रेजिन, ठीक है, बट अगर आप पानी में रेजिन डाल दो, ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो ना फूल के बड़े साइज के हो जाते हैं, यस और नो। तो इसको समझाने के लिए ऐसा क्यों होता है, हमें सेल चैप्टर में समझना है सॉल्यूशन के बारे में।
आई बात समझ की क्यों समझना है, और इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इसका ध्यान देना। अब सुनो सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन जो है ये 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे आइसो बोल लो आप, ठीक है, ये आइसो होगा, मिसप्रिंट है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि हाइपर, बेटा हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। जैसे आप बोलते हैं कि आज आपका दोस्त बहुत हाइपर, भाई आज तो बहुत हाइपर हो रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, इससे दूर रहो, वरना ये पक्का फोड़ फाड़ देगा, ठीक है। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, क्या होता है इसका मतलब ज्यादा होता है, राइट। अब ज्यादा से क्या बोलना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात, मतलब मैं ना बहुत प्यार से समझाऊंगा इस बात को, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। देखो एक है, देखो सॉल्यूशन 2 चीज से बनता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, सॉल्यूशन 2 चीज से बनता है। कोई भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आराम से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन 2 चीज से बनता है, ये 2 चीज क्या होती है, एक होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सॉल्वेंट, और एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो चीज है, सॉल्वेंट वो चीज है जो ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि पानी, वाटर, साइटोप्लाज्म में वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। या अगर आप बनाते हो शरबत, आप बनाते हो ग्लूकोन-डी या रूह अफ़ज़ा, ठीक है, तो उसमें पानी ज्यादा मात्रा में लेते हो, और रूह अफ़ज़ा या फिर ग्लूकोन-डी की मात्रा कम होती है, तो वहां पे जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और जो सॉल्यूट ये होता है वो चीज जो कि आपकी कम मात्रा, जो लेस क्वांटिटी में होती है, इसे बोलते हैं सॉल्यूट, राइट। अब देखो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, सॉल्यूट की मात्रा जो आपने कम मात्रा में लिया था वो ज्यादा है, वो क्या है ज्यादा है, एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। जब भी हम 2 सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो जिस वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है दूसरे की तुलना, तो मैं क्या बोलता हूं भाई, ये हो गया हाइपरटोनिक, क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और जहां पे सॉल्यूट की मात्रा इसकी तुलना कम है, इसे बोलते हैं क्या, ये हो गया हाइपोटोनिक, क्या हो गया ये हाइपोटोनिक। हाइपर में सॉल्यूट ज्यादा है दूसरे की तुलना, और हाइपो में सॉल्यूट कम है दूसरे की तुलना, समझे इस बात को। अब देखिए जब सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सी बात है, याद कर लो इस बात को कि अगर सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है ना तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, अपने आप कम होगा। आपको छोटी सी बात याद करनी है, अगर सॉल्यूट ज्यादा तो सॉल्वेंट अपने आप कम, सॉल्वेंट पानी तो पानी कम होता है, ठीक है। अगर सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिक ज्यादा उसके अंदर, ठीक है। मैंने बोला भाई ये सॉल्यूशन क्या हाइपरटोनिक है, हाइपर मतलब यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो इसके पास पानी की या सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी, और जब ये हाइपर बन गया व्हेन वी कंपेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है, तो बेटा अगर वहां पे एक को आपने हाइपर बोल दिया ना तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होता है, ये आपका हाइपो, दूसरा क्या होगा यहाँ पे हाइपोटोनिक होगा, राइट। और हाइपो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, और जब सॉल्यूट की मात्रा कम है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो गई, सॉल्वेंट की मात्रा बेटा यहाँ पे क्या हो गई, अपने आप ज्यादा। आप समझे इस बात को, तो ये फंडा है यहाँ पे हाइपर हाइपो के बारे में। आइसो का मतलब क्या होता है, जब मैं 2 सॉल्यूशन कंपेयर करूंगा आपस में, ठीक है, और मुझे ये मिलता है कि जितना सॉल्यूट एक इस सॉल्यूशन में है उतना ही सॉल्यूट इस वाले के पास भी है, और जितना सॉल्वेंट इस वाले के पास है बेटा उतना ही सॉल्वेंट इसके पास भी है। मैं बोलता हूं भाई ये सॉल्यूशन आपस में कैसे आइसोटोनिक, कैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गए, राइट। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। अब हो गया सर आप ये बताओ कि आपने पढ़ाया क्यों, आपने इतना कुछ क्यों समझा दिया, यहाँ पे बायो कहाँ पे आई, बायो अब आएगी, बायो अब यहाँ पे आएगी। अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक सॉल्यूशन मेरे पास है, ये हाइपरटोनिक, कैसा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बेटा, मैंने यहाँ पे रख दिया सेल। अब यहाँ पे मेरे पास 2 सॉल्यूशन सिस्टम आ गए, क्या, एक सॉल्यूशन ये बाहर जो कंटेनर के अंदर है बेटा, एक सॉल्यूशन क्या सेल के पास है जो कि इसका अपना साइटोप्लाज्म, जो क्या है यहाँ पे इसका अपना साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने बोला कि जो कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन ये हाइपरटोनिक है। अब जब ये हाइपर है, ये कैसा हाइपर है, जब ये हाइपर है तो सेल का जो सॉल्यूशन अंदर साइटोप्लाज्म वाला है ये अपने आप बन जाएगा हाइपोटोनिक, अपने आप कैसा बन जाएगा हाइपोटोनिक। मैंने क्या समझाया, अगर एक हाइपर है तो दूसरा अपने आप हाइपोटोनिक बन जाएगा, ठीक है। ये हाइपो हो गया।
अब जब भी हाइपर हाइपो है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे पानी में डिफरेंस आ गया। अब मैंने क्या समझाया आपको, हाइपर के पास सॉल्यूट की मात्रा कम ज्यादा होती है। जब बेटा यहाँ सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो पानी अपने आप कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है ये। तो पानी यहाँ पे कम हो गया, पानी यहाँ पे कम हो गया। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा सेल के साथ, जब बाहर पानी कम है क्योंकि बाहर वाला आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब पानी हमेशा चाहता है मूव करना ज्यादा से कम की ओर। ये कंडीशन ऐसा है जहां पे सेल आपका हाइपो है, सेल के बाहर का सराउंडिंग यहाँ पे हाइपर है। हाइपर का मतलब यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, तो अब पानी क्या होगा, सेल से बाहर की ओर निकल जाएगा। जब पानी सेल से बाहर की ओर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सेल श्रिंक, सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, समझे। तो ये हमने इसलिए पढ़ा कि अगर मैं सेल को एक टाइप के सॉल्यूशन में रखता हूं तो सेल के साथ क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे समझा कि अगर मैं सेल को डालता हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल अपने आप को श्रिंक कर लेता है, सिकोड़ लेता है। और अगर वो प्लांट सेल है तो श्रिंक नहीं होगा, उसका वहां पे प्लाज्मोलाइसिस होगा। इस बात को लिख लो कि अगर मैं प्लांट सेल को रखता हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो प्लांट सेल वहां पे शो करता है प्लाज्मोलाइसिस, ना कि श्रिंकेज शो करता है, राइट। अब इसका बिल्कुल उल्टा होगा हाइपो में, इसका उल्टा हाइपो में होता है। हाइपो में क्या होता है, अगर हाइपर में सेल आपका श्रिंक हो रहा है तो हाइपो में सेल क्या होगा, यहाँ पे सेल स्वेल होगा, सेल यहाँ पे फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अगर कोई ज्यादा हाइपो है तो सेल वहां पे बर्स्ट कर सकता है, सेल वहां पे फट सकता है। इज इट क्लियर। ये हो गया हमारा हाइपर, ये हो गया हमारा हाइपो हाइपर में क्या डिफरेंस होता है।